सरदार जी, आपने मुझसे सच बोलने को कहा है तो सच ये है कि मैं पंजाबी हूँ, मुसलमान हूँ, मशरक़ी पाकिस्तान में कारोबार करता था। ढाका फॉल हुआ तो मुक्ति बाहिनी वालों से जान बचाकर भारत में दाखिल हो गया। अब मैं वापस पाकिस्तान जाने की कोशिश में लगा हुआ था कि किसी होटल में धमाका हो गया और आपकी पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। ये मैं खुदा को हाजिर नाजिर जानकर बिल्कुल सच सच कहता हूँ। मेरा किसी आतंकवादी से कोई ताल्लुक नहीं है। सिख थानेदार ने मेरी गर्दन छोड़ दी और कांस्टेबल से कहा इसे बंद कर दो। मुझे एक ऐसी हवालात में बाकी हवालातियों से अलग करके बंद कर दिया गया था। सुबह हुई तो एक संतरी आ गया। मेरी हथकड़ी हवालात में बंद करने से पहले खोल दी गई थी। संतरी ने आते ही मुझे दोबारा हथकड़ी लगाई और एक तंग कमरे में ले गया जहाँ 3-4 कुर्सियाँ पड़ी थी। इसने मुझे ज़मीन पर बिठा दिया और हथकड़ी की जंजीर दीवार के एक कुंडे से बांध दी। इतने में सिख थानेदार एक और आदमी के साथ आ गया जिसने सिविलियन कपड़े पहने हुए थे। इस आदमी को देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है। एकदम से मेरे जिस्म में खौफ की सर्द लहर दौड़ गई। ये वही इंटेलिजेंस वाला आदमी था जो कुछ अरसा पहले जब मैं अपनी बीवी जमीला के साथ मुश्ताक अली साहब के क्वार्टर में मुकीम था तो वहाँ मंडलाया करता था। इसने अंदर आते ही मुझे पहचान लिया और थानेदार से कहा ये वही पाकिस्तानी जासूस है। सिख थानेदार ने पलट कर मुझसे पूछा तुम पर अब हमारे महकमे के 3 आदमियों का कत्ल भी साबित हो गया है। तुम गंदे नाले वाले क्वार्टरों में रोपोश थे और तुमने एक रात हमारे 2 आदमियों को और इसके बाद हमारे एक इंटेलिजेंस ऑफिसर को कत्ल करके इसकी लाश गायब कर दी थी। मैंने कहा यह झूठ है, मैंने किसी को कत्ल नहीं किया। मैं मशरक़ी पाकिस्तान से जान बचाकर भागा हूँ। मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैं मुक्ति बाहिनी से जान बचाकर भारत में पनाह ली है। आप मुझे अदालत में पेश करें। सिख थानेदार ने मेरे सर पर खड़े कांस्टेबल की तरफ देखा। कांस्टेबल ने मेरी पसलियों में इतनी जोर से ठुड्डा मारा कि मैं दोहरा हो गया। दर्द की शिद्दत से मेरा जिस्म फोड़े की तरह दुखने लगा। ऊपर से सिख थानेदार ने मुझे घोंसे मारने शुरू कर दिए। मैंने सर दोनों बाजुओं में छुपा लिया और मार खाता रहा और बार बार कहता रहा मैं बेकसूर हूँ, मैंने किसी को कत्ल नहीं किया। सिख थानेदार जब मुझे मारते मारते थक गया तो इसने 2 संतरियों को बुला लिया। अब उन्होंने मुझ पर घोंसों और लातों से हमला कर दिया। जब मैं अमवा होकर गिर पड़ा और नीम बेहोश हो गया तो थानेदार ने मुझे गालियां देते हुए कहा मैं थोड़ी देर बाद फिर आऊँगा। अगर तुमने अपने पाकिस्तानी साथी दहशतगर्दों के नाम पते न बताए तो मैं अपने रिवॉल्वर की गोली तेरी खोपड़ी में उतार दूंगा। वो चला गया। संतरी ने मुझे जाते जाते एक लात मारी और वो भी कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद करके चला गया। मुझे हथकड़ी लगी हुई थी। हथकड़ी की जंजीर दीवार के हुक में फंसा कर वहाँ भी छोटा सा ताला लगा दिया गया था। मैं वहीं दीवार के साथ इकट्ठा होकर बैठ गया और अपने दुखते हुए जिस्म को सहलाने की कोशिश करता रहा। मेरा सारा जिस्म दर्द कर रहा था। पसलियों में सांस लेने से तकलीफ होती थी। मैं दिल में खुदा से दुआ मांग रहा था कि या खुदा मुझे इंसान से सांप बना दे, क्योंकि मेरी निजात इसी सूरत में थी कि मैं इंसान से सांप की शक्ल में तब्दील हो जाऊं। सांप बनकर ना सिर्फ ये कि मैं वहां से आसानी से फरार हो सकता था बल्कि अपने दुश्मनों को डसकर इनसे अपने ऊपर किए गए तशद्दुद का बदला भी ले सकता था। मगर मेरी किस्मत में शायद अब इंसान से सांप बनना नहीं लिखा था। काफ़ी देर बाद एक संतरी अंदर आ गया। इसने मेरे आगे लोहे का मैला कुचाला डोंगा रख दिया और मेरी झोली में आधी डबल रोटी फेंक कर बोला ले वे इसे खा ले। डोंगे में पतली सी चाय थी जो गर्म थी। मैंने गर्म चाय के 3-4 घूंट पिए तो मेरे जिस्म को एक सुकून सा मिला। चाय बदजायका और पानी की तरह थी। मैं डबल रोटी के टुकड़े इसमें डुबोकर खाता रहा। सारी चाय पी गया। गर्म चाय पीने और डबल रोटी खाने से मेरी खोई हुई तवानाई कुछ बहाल हुई। मैं इस काबिल हुआ कि सोच सकूं। पुलिस को अपने साथियों के बारे में किसी किस्म की इतला फराहम करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। मेरे सामने सिर्फ एक ही सवाल और एक ही मसला था कि वहाँ से किस तरह फरार हुआ जाए। बज़ाहिर फरार की कोई राह नज़र नहीं आती थी। मुझे एक और परेशानी भी थी। इन लोगों को पता चल गया था कि मैं गंदे नाले वाले क्वार्टरों में मुकीम था। इसका मतलब है कि पुलिस ने मुश्ताक अली साहब को भी ज़रूर शामिल तफ्तीश किया होगा। पुलिस को मालूम हो गया होगा कि ये क्वार्टर इनकी मलकियत है। मुझे अफसोस हो रहा था कि मेरी वजह से वो भी मुसीबत में फंस गए होंगे। काफ़ी देर गुजर गई, कोई मेरे पास न आया। मैं कंबल में सिमटा अपने दुखते बदन को देखकर बैठा सोच रहा था कि मेरे साथी कहाँ होंगे, क्या सोच रहे होंगे। कमांडो खालिद कहाँ होगा? क्या इन्हें मालूम होगा कि मैं पुलिस की हिरासत में हूँ? इन्हें कैसे पता चल सकता था? वो तो अभी इस रेस्टोरेंट में नहीं आए थे जहाँ इन्हें मुझसे मिलने वापस आना था। मुझे जमीला का ख्याल आ रहा था। अगर इन लोगों ने मुझे सचमुच मौत के घाट उतार दिया तो जमीला को मेरे अंजाम की कभी खबर ना हो सकेगी। ये सोचकर मेरी आंखें भीग गईं। लेकिन मैंने फ़ौरन इस किस्म के ख्यालात को अपने जहन से झटक दिया और ये सोचने लगा कि यहाँ से किस तरह फ़रार हो सकता हूँ। पुलिस को यकीन हो चुका था कि मैं पाकिस्तानी दहशतगर्द हूँ और मैंने इनके 3 आदमियों को कत्ल किया है। ऐसी सूरत हाल में सवाल ही पैदा नहीं होता था कि वो मुझे ज़िंदा छोड़ देते। इनकी यही कोशिश थी
कि मुझे मारने से पहले मुझसे जितनी मालूमात फराहम कर सकते हैं कर लें, इसके बाद मुझे शूट कर दें और मेरी लाश वहीं कहीं ज़मीन में दबा दें। पुलिस ने ना तो मेरा केस दिल्ली की अदालत में पेश करना था और ना मुझे ज़्यादा देर हवालात में बंद रखना था, लेकिन सवाल ये पैदा होता था कि मैं लोहे की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। मैं कोई कदम कैसे उठा सकता था? मजबूरन मुझे इंतज़ार करना था, मुआफिक हालात का, ऐसे हालात का कि मुझे ये लोग हथकड़ी के बगैर किसी दूसरी कोठरी या हवालात में बंद कर दें और मैं वहाँ से फ़रार होने की किसी स्कीम पर गौर कर सकूँ। इस दौरान अगर मैं सांप की शक्ल इख्तियार कर जाता हूँ तो इससे बढ़कर मेरी और कोई खुशकिस्मती इन हालात में नहीं हो सकती, लेकिन मुझे महसूस रहा था कि अब ऐसा शायद कभी ना हो और मुझे इंसान रहकर ही कोई ख़तरा मोल लेना पड़ेगा। जिस तंग कमरे में पुलिस ने मुझे हथकड़ी लगाकर दीवार के साथ जकड़ रखा था, वहाँ दिन की रोशनी बिल्कुल नहीं आ रही थी। एक छोटा सा बल्ब दीवार पर जल रहा था। बाहर दूसरे कमरों से कभी कभी आदमियों की बातें करने और दरवाजे के आगे से गुजरने की आवाज़ आ जाती थी। खुदा जाने कितना वक्त गुजर गया होगा कि संतरी अंदर आया। इसने मेरी जंजीर खोली, मुझे आगे लगाकर एक तंग और गंदे गुसल खाने में ले गया और मुझे गाली देकर बोला, चल बे, जो कुछ करना है जल्दी करके बाहर आ जा, 2 मिनट से ज़्यादा लगाए तो मैं गर्दन तोड़ दूंगा। इसके बाद मुझे वापस इस कोठरी में लाकर दीवार के साथ जकड़ दिया गया। इस दौरान मुझे इतना अंदाज़ा हो गया कि दिन की रोशनी गायब हो चुकी है और बाहर शाम पड़ गई है, मगर मेरे लिए दिन और रात एक बराबर थे। मैंने संतरी से कहा कि मैं यहाँ से भाग नहीं सकता, कम अज़ कम मेरी हथकड़ी तो खोल दो। इसने मुझे गाली दी और चला गया। इसके कोई 1 घंटे बाद मुझे दोबारा चाय और डबल रोटी खाने को दी गई। मैंने खा ली और दीवार से लगकर फटे हुए कंबल को जिस्म के गिर्द लपेटकर सर्दी से बचने की कोशिश करता रहा। मेरा ख्याल है कि रात हो गई होगी, क्योंकि पुलिस स्टेशन से जो आवाज़ें किसी वक्त सुनाई दे जाती थी अब वो सुनाई नहीं देती थी। कहते हैं कि नींद सूली पर भी आ जाती है। मुझ पर भी हल्की हल्की सी गनूदगी तारी होने लगी कि दरवाज़ा खुला और मैंने देखा कि सिख थानेदार 2 आदमियों के साथ अंदर आ रहा है। मैं इंतहाई बेबसी के आलम में इनको देख रहा था। सिख थानेदार के साथ जो 2 आदमी थे वो पुलिस के आदमी ही लगते थे, मगर वर्दी में नहीं थे, शायद इंटेलिजेंस के आदमी थे। तीनों मेरे करीब आकर खड़े हो गए। सिख थानेदार ने बड़ी रोबदार आवाज़ में मुझसे पूछा, क्यों, अभी तक तुम्हारा दिमाग दुरुस्त हुआ या नहीं? मैंने कहा, आप लोगों ने मुझे नाहक यहाँ कैद कर रखा है। ना मैं पाकिस्तानी जासूस हूँ, ना मैं दहशतगर्द हूँ और ना ही मैंने किसी को कत्ल किया है। सिख थानेदार ने आवाज़ देकर बाहर से इसी संतरी को बुलवाया जिसने मुझे हथकड़ी लगाई थी। मुरलीधरन, इसको मुग़ल आज़म के शीश महल में ले आओ। ये कहकर सिख थानेदार और इसके दोनों साथी कमरे से चले गए। संतरी ने जंजीर दीवार की हुक से खोलकर अपनी पेटी के साथ बांधी और मुझे खींचकर उठाते हुए कहा, चलो तुम्हें मुग़ल आज़म के शीश महल की सैर कराएं। मैं ऐसा भी अहमक नहीं था कि ये समझता कि ये लोग वाकई मुझे दिल्ली में मुग़ल आज़म शहनशाह अकबर के शीश महल की सैर कराने ले जा रहे हैं। जाहिर है वो मुझे किसी दूसरे हुकूमत खाने में ले जा रहे थे, जहाँ मुझे इससे ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया जाने वाला था, इससे ज़्यादा अज़ियतें दी जाने वाली थी। मेरा ख्याल दुरुस्त निकला। अब मुझे जिस कमरे में ले जाया गया था वहाँ पहले से एक आदमी लोहे के एक शिकंजे के पास ज़मीन पर बैठा था। थानेदार और इसके साथियों को देखकर वो जल्दी से सलाम करता हुआ उठकर खड़ा हो गया। थानेदार ने इसे पूछा, क्यों बेमुसल्ली खड्डा लगा दिया है? इस आदमी ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ सरकार, सब कुछ तैयार है। थानेदार ने कांस्टेबल को इशारा किया। कांस्टेबल ने मेरी हथकड़ी उतार दी। 3 आदमियों ने मुझे पकड़कर ज़बरदस्ती शिकंजे पर लिटा दिया। ये शिकंजा लोहे के एक स्ट्रेच की तरह का था जिसके दोनों जानिब लोहे के क्लिंप लगे हुए थे। मेरे दोनों हाथ और दोनों पाँव लोहे के क्लिंपों में फंसाकर जकड़ दिए गए। इसके बाद जो आदमी शिकंजे का इंचार्ज था इसने गोल हैंडल को आहिस्ता आहिस्ता घुमाना शुरू कर दिया। मेरे दोनों बाजू और दोनों टांगे खींची जाने लगी। 3-4 सेकंड के बाद ही मेरी चीखें निकल गईं। मेरे बाजू और टांगे ऐसा लगता था अपने जोड़ों से निकलने वाली हैं। मैंने चिल्लाकर कहा, मैं बेगुनाह हूँ, मैं बेगुनाह हूँ, मुझ पर ये जुल्म न करो। शिकंजे का हैंडल आहिस्ता आहिस्ता घुमाया जा रहा था और मेरे बाजू और टांगे मेरे जिस्म का साथ छोड़ रही थी। दर्द की ऐसी टेसें उठ रही थी जैसे कोई मेरे जिस्म में लोहे की सलाखें ठोंक रहा है। जब मेरी चीखों की आवाज़ें भी कमज़ोर पड़ गईं तो थानेदार की आवाज़ आई, ठहर जाओ, दर्द रुक गया है। टेसें अपनी जगह पर ठहर गई हैं। मेरे बाजू और टांगे के पट्टे सिमट गए थे। हड्डियों के जोड़ एक दूसरे के करीब आ गए, लेकिन मेरे बदन में जैसे बिल्कुल जान नहीं रही थी। मेरा सांस धोखने की मानी चल रहा था। थानेदार और इसके दोनों साथी जो सिविलियन कपड़ों में थे मेरे दाएं बाएं करीब आ गए। थानेदार ने अपनी छड़ी मेरे होंठों पर आहिस्ता से मारकर कहा, अब भी वक्त है, अपने साथियों के नाम पते बता दे, तुम्हें इसी वक्त छोड़ दिया जाएगा।
मैंने कहा मेरा कोई साथी नहीं है, मैं अकेला ही मशरिकी पाकिस्तान से जान बचाकर भागा था, मेरा कोई साथी नहीं है, खुदा के लिए मुझ पर रहम करो। थानेदार के हुक्म से मेरे जिस्म को एक बार फिर शिकंजे में कसा जाने लगा। एक बार फिर मेरी चीखें बुलंद होने लगीं। इन चीखों पर वाकई मेरा कोई इख्तियार नहीं था। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरे अंदर कोई दूसरा आदमी है जो शदीद तकलीफ़ के आलम में बेख्तियार होकर चीख रहा है। शायद ये एक कुदरती बात है। इस बार मुझे इस कदर टॉर्चर किया गया कि मैं बेहोश हो गया। फिर मुझे कुछ होश न रहा। जब होश आया तो मैं इसी तरह शिकंजे के स्ट्रेचर पर पड़ा था। मेरे दोनों हाथ और पाँव लोहे के क्लिंपों में जकड़े हुए थे, लेकिन मुझे शिकंजे में कसा नहीं जा रहा था। थानेदार और इसके साथी वहीं बैठे थे। मुझे होश में आता देखकर थानेदार मेरे पास आ गया। अब भी वक्त है, मैं तुम्हें आखिरी बार मोहलत दे रहा हूँ। अगर इस मोहलत के बाद भी तुमने ये न बताया कि तुम्हारे साथी दिल्ली में किस जगह पर हैं, तो मैं अपने हाथ से तुम्हें गोली से उड़ा दूंगा। मुझे शिकंजे से निकालकर वापस पहले वाले तंग कमरे में लाकर डाल दिया गया। इसी तरह मुझे हथकड़ी लगाकर जंजीर के साथ दीवार के हुक में जकड़ दिया गया। मेरी कलाइयाँ और पाँव सख्त दर्द कर रहे थे, शानों में भी दर्द हो रहा था और कोहले की हड्डियाँ भी दुख रही थीं। मैं अकेला रह गया तो मैंने गिड़गिड़ा कर खुदा से अपनी नजात की दुआ मांगी। दुआ मांगने के बाद मुझे सुकून सा मिल गया है। संतरी मेरे लिए मैले कुचाले डोंगे में चाय और डबल रोटी लेकर आ गया। इसने डोंगा और डबल रोटी मेरे आगे रख दी और मेरे करीब ही बैठ गया और कहने लगा, तुम दूसरों की खातिर अपनी जान से क्यों दुश्मनी कर रहे हो? वो लोग आज नहीं तो कल पकड़े ही जाएंगे, फिर तुम क्यों इतनी तकलीफ उठाते हो? एक बात मैं तुम्हें बता देता हूँ, सरदार जी हमारे थानेदार ही नहीं, दिल्ली के सबसे जालिम पुलिस अफसर मशहूर हैं। ये जो कहते हैं करके दिखाते हैं। उन्होंने कई मुजरिमों को अपने हाथों से गोली मारी है। मैंने कहा भाई मैं इन्हें क्या बताऊं, मेरा कोई साथी ही नहीं है, मैं अकेला ही ढाके से भागा था। संतरी बोला ठीक है, अगर तुम मरना ही चाहते हो तो फिर तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। एक और बात मैं तुम्हें बताना ज़रूरी समझता हूँ, तुम्हें गोली से नहीं उड़ाया जाएगा, जिस तरह तुम्हें मारा जाएगा अगर मैं तुम्हें बता दूँ तो खौफ के मारे तुम्हारी अभी जान निकल जाएगी। याद रखो, अगर तुमने अपने साथियों के नाम न बताए तो तुम्हें बेहद अजियतनाक मौत मारा जाएगा। ये कहकर संतरी चला गया। मैं समझ गया कि थानेदार ने इसे मुझे डराने के लिए भेजा था कि मैं इस किस्म की बातों से खौफ खाकर इसे अपने साथियों के नाम पते बता दूंगा, मगर मैं किसी और ही मिट्टी का बना हुआ था, ऐसी बातों से डरने वाला नहीं था। वो रात गुजर गई, दूसरा दिन आ गया। उस रोज़ मुझे शाम तक किसी ने कुछ न कहा। रात हो गई तो मुझे दो सिविलियन कपड़ों वाले आदमी कोठरी से निकाल कर एक तहखाने में ले गए। ये तहखाना पुलिस स्टेशन की इमारत के नीचे बना हुआ था। यहाँ सिख थानेदार के साथ दो संतरी भी बैठे थे। एक तरफ खाली बोरी पड़ी हुई थी, दरमियान में स्टूल रखा हुआ था। मुझे स्टूल पर बिठा दिया गया। थानेदार कहने लगा, इस जगह से तुम्हारी ज़िंदगी का सफ़र ख़त्म भी हो सकता है और तुम्हें एक नई ज़िंदगी भी मिल सकती है। अगर तुम हमें अपने साथी पाकिस्तानी आतंकवादियों के नाम बता दो तो तुम्हारी नई ज़िंदगी का आगाज़ होगा। अगर तुम नहीं बताओगे तो तुम्हारी ज़िंदगी का सफ़र इसी जगह पर ख़त्म हो जाएगा और तुम्हें ऐसी मौत मारा जाएगा कि जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बोलो क्या कहते हो? मैंने कहा, थानेदार साहब यकीन करें, मेरा कोई साथी नहीं है। जब मेरा कोई साथी ही नहीं है तो मैं आपको इनके नाम पते कैसे बता सकता हूँ? थानेदार ने सिविलियन कपड़ों वाले आदमी की तरफ देखा और कहा, परसू ये नहीं मानता, चल अपना काम शुरू कर दे। मुझे हथकड़ी नहीं लगी हुई थी, सिर्फ मेरे हाथ पुश्त पर रस्सी से बंधे हुए थे। परसू इस शख्स का नाम था जिसने मैली सी धोती और पुरानी गर्म चादर ऊपर ले रखी थी और खाली बोरी के पास ज़मीन पर बैठा था। थानेदार का हुक्म सुनकर वह उठा। दो संतरियों ने मुझे स्टूल पर से ऊपर उठा लिया। परसू ने बोरी खोलकर मेरी टांगों पर चढ़ाई और कमर तक लाकर इसे इस तरह रस्सी से बांध दिया जिस तरह हम शलवार बांधा करते हैं। मेरी समझ में अभी तक नहीं आ रहा था कि ये लोग मेरी टांगें बोरी में किस लिए डाल रहे हैं। मैं यही समझ रहा था कि बोरी खाली है। जैसे ही मेरी टांगें बोरी में डालकर उन्होंने इसकी रस्सी मेरी कमर के गिर्द कसी, बोरी के अंदर से फंकारों की आवाज़ें शुरू हो गईं। ये महसूस करके मेरा जिस्म शिद्दत के मारे सर्द बढ़ गया कि जिस बोरी को मैं खाली समझ रहा था इसमें पहले से ही एक सांप डाल दिया गया था। सांप बार बार मेरी टांगों से टक्कर मारकर फंकारे मार रहा था। हकीकत ये थी कि वो मेरी टांगों से दूर भागने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मेरे जिस्म से दिल्ली के पुरस्रार साधुओं की पिलाई हुई जड़ी बूटी की खास बू खारिज हो रही थी, जिसकी वजह से सांप मुझसे दूर भागने की कोशिश कर रहा था। मगर बोरी ऊपर से बंद थी और वो बोरी से बाहर नहीं निकल सकता था। बोरी के अंदर वो कभी बोरी के एक तरफ हो जाता, कभी दूसरी तरफ फंकार मारकर दौड़ता और मेरी टांगों और पाँवों और घुटनों से बार बार टकरा जाता। मुझे मालूम था कि ये सांप जिससे ये लोग मुझे डसवा कर मारना चाहते हैं मुझे नहीं डसेगा, मगर वो मुझसे दूर भाग भी नहीं सकता था। वो शदीद गुस्से और बेबसी के आलम में बोरी के अंदर फंकार कर अपने गुस्से का इजहार कर रहा था। धोती खेस वाला परसू शायद सरकारी सपेरा था। वो बोरी की तरफ ऐसी नज़रों से देख रहा था जैसे इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि सांप बोरी के अंदर इतना परेशान क्यों हो रहा है और इसने अभी तक मुझे डसा क्यों नहीं।
थानेदार ने सपेरे की तरफ देखा और कहा, कैदी तो अभी तक जिंदा है। परसू बोला, महाराज सांप अपने शिकार से खेल रहा है, अभी डसेगा, इसके बाद ये आदमी स्टूल पर बैठा नहीं रह सकेगा। खुदा जाने क्या वजह हुई कि सांप ने मेरी पिंडली पर डस लिया। मेरा ख्याल है कि यह हरकत इसने घबराहट में की थी। वो मुझसे भाग जाना चाहता था, लेकिन इसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। चुनाचा इसने अपनी मर्जी के खिलाफ झिंझिलाकर मुझे डस दिया था। मुझे तो कुछ ना हुआ, लेकिन मैंने महसूस किया ये सांप बोरी के अंदर मुझे डसने के बाद नीचे मेरे पाँव के पास गिर गया है। इसकी फंकारी भी बंद हो गई थी। अचानक मुझ पर गनूदगी तारी होने लगी। मेरा सर डोलने लगा। इसके बाद मेरा सर एक तरफ को ढलक गया और मुझे अपना जिस्म हल्का होता महसूस हुआ। मुझे फ़ौरन ख्याल आया कि शायद मैं इंसान से सांप की शक्ल इख्तियार कर रहा हूँ, मगर ऐसी कोई बात न थी। मेरा जिस्म मामूली सा हल्का हो गया था, लेकिन मैं इंसानी रूप में ही था। मेरा सर ढलक गया था। जिन 2 संतरियों ने मुझे बाजू से पकड़ रखा था, इनमें से एक ने कहा, जनाबी आला कैदी मर गया है, मेरे सांप ने इसका काम ख़त्म कर दिया है। सिख थानेदार उठकर मेरे करीब आया। मैं इसे साफ देख रहा था, मगर मैं अपने जिस्म को हरकत नहीं दे सकता था। आंखें भी इधर उधर नहीं घुमा सकता था, न गर्दन हिला सकता था। सांप के जहर ने मेरे खून में दाखिल होकर मुझे साकित कर दिया था। मैं मरा नहीं था, लेकिन अगर कोई देखता तो इसे यही लगता कि मैं मर चुका हूँ। मेरे दिल की धड़कन भी या तो बंद हो गई थी या इतनी मदम पड़ गई थी कि सिर्फ दिल का डॉक्टर ECG करके ही धड़कन को महसूस कर सकता था। थानेदार ने मेरी नब्ज़ देखी, मेरी गर्दन पर एक तरफ उल्टा हाथ रखकर देखा कि मेरा दिल धड़क रहा है या नहीं। इसने सपेरे से कहा, तुम्हारे सांप ने काम कर दिया है, बोरी खोल दो। मुझे फर्श पर लिटा दिया गया। मैं इन लोगों की आवाज़ें सुन रहा था, इनको देख रहा था। परसू सपेरे ने जल्दी से बोरी की रस्सी खोलकर इसे मेरी टांगों से अलग किया और अंदर हाथ डालकर सांप को पकड़कर बाहर निकाला। मैं देख रहा था सांप इसके हाथों में बेजान रस्सी की तरह लटक गया था। इसने इंतहाई हैरानी के साथ कहा, सरकार मेरा सांप भी मर गया है। कैसे मर गया? थानेदार ने सांप की तरफ देखकर कहा। सपेरा परसू अपने सांप पर नजरें जमाए हुए बोला, कुछ समझ में नहीं आता जनाब, ये कैसे मर गया? कैदी भी मर गया है और मेरा सांप भी मर गया है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। थानेदार ने कहा, हो गया है तो फिर क्या हुआ? मुर्दा सांप को बाहर ले जाकर फेंक देना। जाओ सुबह थाने आ जाना, तुम्हारी पेमेंट हो जाएगी। मेरी आंखें खुली थी, जो देखने पर यकीनन पत्थर की तरह बेजान लग रही थी, लेकिन मुझे इन आंखों से सब कुछ नजर आ रहा था। सपेरा मुर्दा सांप को लेकर तहखाने से निकल गया। थानेदार ने दोनों संतरियों से कहा, आतंकवादी दुश्मन मर गया है, इसका यही अंजाम होना था। हम एक एक आतंकवादी को इसी तरह मार मार कर ख़त्म कर देंगे। इसे उठाकर पुराने खाल पर ले जाओ और गड्ढा खोद कर दबा दो। दोनों संतरियों ने मुझे बाजुओं और टांगों से पकड़कर उठाया और तहखाने की सीढ़ियाँ चढ़कर एक दूसरे कमरे में ले आए। यहाँ उन्होंने मुझे एक पुराने कंबल में लपेटा और एक संतरी ने मुझे अपने कांधे पर डाल लिया। मेरा चेहरा कंबल में छुप गया था, मैं कुछ नहीं देख सकता था। मुझे लेकर संतरी चलता रहा। फिर मुझे या मेरी लाश को एक गाड़ी में डाल दिया गया। रात का वक़्त था, लगता था रात काफ़ी हो गई है, क्योंकि बाहर खामोशी थी। सांप ने बोरी के अंदर मेरी पिंडली पर काटा था। इसने यह हमला शायद अपनी जान बचाने के लिए किया था, क्योंकि वो मेरे जिस्म से निकलने वाली ख़ास जड़ी बूटी की बू से निजात हासिल करना चाहता था। मगर बोरी ऊपर से बंद थी और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। इसने घबरा कर मुझे डस दिया था। इसके जहर का असर मुझ पर यह हुआ कि मैं मर तो न सका, लेकिन मेरा जिस्म बेजान हो गया। मैं कोई हरकत करने के काबिल नहीं रहा था। सिर्फ मेरे होशो हवास बरकरार थे। मैं सुन सकता था, देख सकता था, मगर अपनी आंखों को दाएं बाएं ऊपर नीचे घुमा नहीं सकता था। मुझे यकीन था कि अगर मैं बोलना चाहूँ तो बोल भी सकता हूँ। तो दोस्तों, अगली किस्तें सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।